बाबू, ये जो टॉपिक हम ले रहे हैं वर्किंग नियर वाटर बॉडीज, और एक और इसी में वर्किंग नियर अनकंसोलिडेटेड मास, तो उसको अलग से लेंगे। ठीक है, वर्किंग नियर माइंड वाटर बॉडीज आपका माइनिंग का सिलेबस देखिए तीसरा या चौथा पॉइंट है। ठीक है, और ओवरमैन का देखिएगा उसमें इनंडेशन एक्सप्लोजन ऐसा कुछ कुछ करके दिया। ये इनंडेशन का ना चीज है। वाटर बॉडीज, वर्किंग नियर वाटर बॉडी मतलब वाटर बॉडीज के पास में यदि आप काम कर रहे हैं तो क्या प्रिकॉशंस लेंगे। सबसे पहले वाटर बॉडीज बोलते किसको है? वाटर बॉडीज मेरे मुंह से भी कई बार सुनो, वाटर बॉडीज किसको बोलते? नदी, नाला, झील, तालाब या पानी का कोई अन्य स्रोत को हम वाटर बॉडीज बोलते हैं। रिवर, लेक, कैनाल, टैंक और अदर रिजर्वायर ऑफ वाटर आर टर्म्ड एज ए वाटर बॉडीज। ये जो हम नाम जितने बोले, दीज आर द सरफेस वाटर बॉडीज। अंडरग्राउंड में क्या होगा? अंडरग्राउंड में आपका कोई वाटर लॉक्ड वर्किंग हो सकता है। ठीक है, तो ये पहले हुआ वाटर बॉडीज। पहली बात इसको हम देखेंगे वर्किंग नियर वाटर बॉडीज। हम बेसिक पहले बता देना चाहते, ये बताइए कि इनंडेशन किन कारणों से होता है। चाहे ओपन कास्ट पे भी इनंडेशन हो सकता है, अंडरग्राउंड माइंस में भी इनंडेशन हो सकता है। इनंडेशन दोनों माइन में होता है, अंडरग्राउंड में भी होता है और ओपन कास्ट में भी होता है। हम कुछ आपको एग्जांपल बता रहे। पहले चांस नाला का आप नाम सुनेंगे। चांस नाला में डिजास्टर हुआ था गजलीटांड में। रिसेंट 97 के आसपास एक डिजास्टर हुआ था इनंडेशन के चलते गजलीटांड में। महावीर कॉलोनी में हुआ था, चांस नाला में हुआ था। और छोटा मोटा इनंडेशन के केसेस तो आपका अभी 2-4-5 साल पहले धुरी खास करके एक सीसीएल का एक माइस है धुरी एरिया में, वहां पे हुआ था। 10-15 साल पहले सीसीएल का एक माइस था सौंदा अंडरग्राउंड कॉलोनी, वहां पर हुआ था। सिग्नरी कॉलेज कंपनी लिमिटेड में 8, 9 या 10 नंबर को एक इंक्लाइन था, उसमें 2002 में हुआ था। तो लेकिन मेजर जो इनंडेशन के डिजास्टर हुए चांस नाला, चांस नाला कॉलोनी, महावीर कॉलोनी और गजलीटांड। ठीक है, गजलीटांड बीसीसीएल में पड़ता है जहां तक मुझे पता है। ये जो एक्सीडेंट हुए ये सब अंडरग्राउंड के नाम बताए। ओपन कास्ट में भी होता है। ठीक है, कैसे होता है इनंडेशन, क्यों होता है, कैसे होता है? पहला बात आपको याद रखना होगा कि कम्युनिकेटिंग पाथ या कम्युनिकेटिंग चैनल क्या क्या होते हैं। किन रास्तों से पानी माइन के अंदर घुस सकता है, चाहे अंडरग्राउंड हो चाहे ओपन कास्ट हो। कम्युनिकेटिंग पाथ या कम्युनिकेटिंग चैनल मतलब किन रास्तों के थ्रू, क्या जरिया है जिसके थ्रू पानी अंदर जा सकता है। आपका माइन इंट्रेंस, यदि लो लाइंग एरिया में आपने माइन इंट्रेंस बना के रखा है। माइन इंट्रेंस किसको बोलते हैं बेटा? एडिट, शाफ्ट, इनक्लाइन, इनको इंट्रेंसेस टू माइन ऐसा लिखता है आपका रेगुलेशन, उसको शार्ट में माइन इंट्रेंस बोल सकते हैं। ये लो लाइंग एरिया में इनके थ्रू पानी, बरसात में पानी जो है माइन के अंदर जा सकता है। सब्सिडेंस होगा, क्रैक्स होगा, सरफेस में आप अंडरग्राउंड में काम करते हैं उसके थ्रू पानी जा सकता है। बोरहोल आपने एक्सप्लोरेशन के टाइम में बनाया है, वो बोरहोल से पानी जा सकता है ना। यह कम्युनिकेटिंग पाथ और कम्युनिकेटिंग चैनल जिनके थ्रू वाटर अंडरग्राउंड माइंस में जाके हमारे वर्किंग को इनंडेट कर सकते हैं, बाढ़ की स्थिति पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा कोई नदी, नाला, झील, तालाब जिसको हम सरफेस वाटर बॉडीज बोला, वो आपके माइन के पास से गुजरता है। और यदि आपने एम्बैंकमेंट प्रोवाइड नहीं किया है, क्या नहीं प्रोवाइड किया? एम्बैंकमेंट, हम एम्बैंकमेंट के ऊपर एक अलग से क्लास लेंगे, उसका साइज वाइज बता देंगे कैसे कैसे बनाते हैं। एम्बैंकमेंट कुछ नहीं बेटा, अवरोध, बैरियर टाइप का पकड़िए। ठीक है, बैरियर या अवरोध टाइप का चीज को हम एम्बैंकमेंट बोलते हैं। मतलब उसको बढ़िया से बनाना होता है अगेंस्ट नाला, झील, तालाब, नदी के किनारे किनारे बना दीजिए, ताकि वो पानी जो है नदी, नाला, झील, तालाब का पानी जो है माइन में एंटर ना करे। ठीक है, तो ये, और इसके अलावा आपने गार्लैंड ड्रेन नहीं बना के रखा है, तो गार्लैंड ड्रेन नहीं बना के रखा है, गार्लैंड ड्रेन बताई दे इंसिल वाले पार से।
गोले गोल रहता है, एक मेरीगोल्ड टाइप का जो माला बनता है, माला के आकार का गोले गोल माइंस के चारों तरफ, ताकि जो पानी बरसात का होगा वो गार्डन ड्रेन में जाएगा, गार्डन ड्रेन से बाहर चल जाएगा, माइंस के अंदर नहीं जाएगा। ओपन कास्ट में बनाने का नियम है, अंडरग्राउंड में बनाने का नियम है। अंडरग्राउंड के सरफेस एरिया में बनाएंगे, ठीक है, ताकि कहीं से पानी जमा होकर के माइंस में एंट्री ना कर जाए। गार्डन ड्रेन बनाना है। सरफेस ड्रेनेज सिस्टम आपको ठीक रखना, चाहे अंडरग्राउंड हो चाहे ओपन कास्ट हो, ठीक है। ये सारी व्यवस्थाएं, इम्बैंकमेंट, ये सब व्यवस्थाएं में कहीं कोई चूक होती है तब क्या होता है, इनंडेशन होता है। और टेक्निकली प्रॉब्लम से भी होता है कि आपका सर्वे ही गलत है, आपका प्लान गलत बना है, इनोक्रेट प्लान है, आपको चलना था इधर, चलेगा इधर, क्योंकि आपका प्लान बता रहा था। आपकी गलती नहीं है, आपकी गलती नहीं, आपको प्लान बता था कि जाना था इधर, लेकिन प्लान बोल रहा इधर चलना है, तो हम इधर चले गए और इधर भरा हुआ था पानी, वाटरलॉक्ड वर्किंग था, उसमें घुस गए और पूरा का पूरा पानी आके खत्म कर दिया सबको। तो प्लान की गलती से हो सकता है, सर्वे की गलती से भी हो सकता है। ये कारण हुए आपके इनंडेशन के। तो ये जब कारण आपको पता है, रोग पता है, तो दवाई लिखा जा सकता है। अभी आप मोटा मोटी देखें कि ये जो हम अभी तक बोले, दिस आर द रीजंस और कॉजेस ऑफ इनंडेशन, ठीक है। तो हम जब वर्किंग करेंगे कहां पर, वाटर बॉडीज के पास में, वर्किंग नियर वाटर बॉडीज, यही ना टॉपिक है जी। तो जब हम काम करेंगे तब हमको दो चीज का ध्यान रखना है, एज ए मैनेजमेंट, एज ए सुपरवाइजरी पर्सनल। आप सुपरवाइजर के लिए बैठ रहे जी, मैनेजमेंट क्या है, ऑफिशियल के डिवीजन में आता है बेटा, समझ आए ना। तो आपको ये दो चीज पे ध्यान, रिकमेंडेशंस ऑफ डिफरेंट कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, गजलीटांड कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है, महावीर कॉलरी का है, सौंदा डी का है, ऐसे ढेर सारे डिफरेंट कोर्ट ऑफ इंक्वायरीज बने हैं। वो कोर्ट ऑफ इंक्वायरीज का सर्कुलर आया है, उनको आपको ध्यान में रख के काम करना होगा। अभी हम चर्चा करेंगे सबके ऊपर। दूसरा, इनंडेशन को रोकने के लिए क्या स्टैट्यूटरी प्रोविजंस आपके पास अवेलेबल है सीएमआर 2017 में, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं रिकमेंडेशंस ऑफ डिफरेंट कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। क्या देखते हैं, रिकमेंडेशंस ऑफ डिफरेंट कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, जो ढेर सारी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बनी है, उनके क्या क्या रिकमेंडेशंस है, ठीक है, क्या क्या बोलता है। पहले बात तो शुरुआत से चलना चाहिए, कभी भी जड़ मजबूत रहना चाहिए। देखिए जड़ क्या बोलता है, आप लोग भारी पकड़ लेते इसको, भारी नहीं, हम इजी कर देंगे, हंसते हंसते इजी कर देंगे, टेंशन डाल लीजिए। सबसे पहले कि हर साल मानसून आने के पहले, मानसून आने के पहले मतलब बरसात आने के पहले आपको प्रिपरेशन करना है, मानसून प्रिपरेशन करना है। पहला क्या काम करना है आपको, मानसून प्रिपरेशन करना है। तो ये मानसून प्रिपरेशन क्या होता है बेटा, ये भी जान लेना जरूरी है। मानसून प्रिपरेशन कब करेंगे, मानसून प्रिपरेशन फॉर एवरी ईयर बिफोर ऑनसेट ऑफ मानसून, मतलब मानसून आने के पहले मानसून प्रिपरेशन कर लेना है। इतना बार लिख के रखे ना अपने कॉपी में, मानसून प्रिपरेशन। लेकिन ये मानसून प्रिपरेशन होता क्या भला है, अरे अभी तक हम क्या बोले कि कितना पानी आएगा, कहां कहां से घुस सकता है, वो सब एरिया को क्या करना, सील कर देना। बोरहोल है, पार्ट होल्स है, सब्सिडेंस है, क्रैक्स है, इनको सील कर दीजिए, ठीक है। आपका सरफेस ड्रेनेज को क्लीनिंग एंड वाइडनिंग कर दीजिए। इम्बैंकमेंट ठीक है कि नहीं, उसमें कहीं थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम है, उसको ठीक ठाक कर दीजिए, रिपेयर कर लीजिए। दिस आर द, और आपके पंप संप होगा, सम से पानी निकालना हो, क्योंकि बरसात में पानी और बढ़ेगा आपका, चाहे ओपन कास्ट हो चाहे अंडरग्राउंड हो। उस अवस्था में आपको पंपिंग कैपेसिटी का कैलकुलेशन करना हो, कितना पानी हमारे पास अभी है और कितना होने वाला है, उस हिसाब से कितना पंप रहेगा, कितना डिलीवरी लगाना होगा, ये सारा चीज आता है मानसून प्रिपरेशन में, समझ आए। अब कभी कोई बोला मानसून प्रिपरेशन, तो दिमाग में आए क्या करना है। तो मानसून प्रिपरेशन हर साल कर लेना है मानसून आने के पहले, ठीक है भाई, मानसून प्रिपरेशन कर लिया। इसके बाद क्या करना है, मानसून प्रिपरेशन करने से नहीं हो जाएगा, आपको असेसमेंट ऑफ डेंजर ऑफ इनंडेशन करना है फ्रॉम सरफेस वाटर बॉडीज।
सरफेस वाटर बॉडीज में क्या क्या आता है बताए? नदी, नाला, झील, तालाब, ये जितने भी, इनसे क्या खतरा हो सकता है इनंडेशन के लिए, इनंडेशन का खतरा इनसे क्या क्या हो सकता है, कैसे खतरा हो सकता है, इसका असेसमेंट करना है। असेसमेंट ऑफ क्या करना है? असेसमेंट मतलब पता कर लेना, मालूम कर लेना, मूल्यांकन कर लेना, अंदाज लगा लेना, ये असेसमेंट हुआ। असेसमेंट ऑफ डेंजर ऑफ इनंडेशन, इनंडेशन के खतरे का पता लगा लेना है, मूल्यांकन कर लेना है, ठीक है। असेसमेंट ऑफ डेंजर ऑफ इनंडेशन कर लिया। फिर ज्वाइंट इंस्पेक्शन करना है, लेकिन सब माइन का ज्वाइंट इंस्पेक्शन नहीं होता है। जो माइन नदी के किनारे स्थित है, किन माइन का बोला बेटा? जो माइन नदी के किनारे स्थित है, वो माइन में डीजीएमएस और मैनेजमेंट मिलके क्या करना है? ज्वाइंट मानसून सर्वे कर लेना है। क्या करना है? ज्वाइंट मानसून सर्वे, ज्वाइंट मानसून सर्वे, ठीक है। ज्वाइंट मानसून सर्वे बाय डीजीएमएस ऑफिशियल्स, बाय डीजीएमएस ऑफिशियल्स एंड मैनेजमेंट। एमजीएमटी मतलब मैनेजमेंट। किन माइंस के लिए करना है? हर माइंस के लिए करना है? नहीं, उन माइंस के लिए करना है जो कि नदी के किनारे स्थित है और वहां से खतरा होने की संभावना है, वहां पे ये कर लेना है। इतना काम हो गया। इसके बाद अभी हम बताए ना कि इम्बैंकमेंट किसके अगेंस्ट बात है? नदी के, नाला के, झील के, तालाब के अगेंस्ट में आपको इम्बैंकमेंट बनाए, तो प्रोविजन ऑफ इम्बैंकमेंट कर लेना है। ये सब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का रिकमेंडेशन है बेटा। प्रोविजंस ऑफ इम्बैंकमेंट, इम्बैंकमेंट, इम्बैंकमेंट अगेंस्ट रिवर, नाला, झील, तालाब, ऐसा लिख लीजिएगा। प्रोविजंस ऑफ इम्बैंकमेंट अगेंस्ट रिवर, नाला, कैनाल, लेक, ठीक है। जो भी पानी के स्रोत है उनके अगेंस्ट में आपको इम्बैंकमेंट बना लेना है। उसके बाद हम स्टार्टिंग बोलते हैं कम्युनिकेटिंग चैनल या कम्युनिकेटिंग पाथ। क्या क्या होता है आपका? बोरहोल है, सबसिडेंस क्रैक्स है, सबसिडेंस पाथहोल्स है, ठीक है। उनको क्या कर देना है? सील कर देना है। तो सीलिंग ऑफ BH लिख दे रहा हूं, बोरहोल्स, BHS मतलब बोरहोल्स, सबसिडेंस पाथहोल्स, पाथ लिखा गया, पार्ट और होल्स है, पाथहोल्स, क्रैक्स ऑन द सरफेस एटसेट्रा, ठीक है। ये काम करेंगे हम, और नेक्स्ट को इसको मिटा के फिर बता रहा हूं, ठीक है बेटा। इतना समझ आए? इसके ये सब अभी चल रहा है रिकमेंडेशन ऑफ डिफरेंट कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। बहुत सारी कोर्ट ऑफ इंक्वायरीज है, उनको हम एक जगह लिख लिए, उसी को आपको बता रहे हैं, ठीक है। लिख लिया मतलब पढ़ लिए, मेरे पास PDF अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अब क्या करना होगा आपको? नदी नाला से पानी घुसने का डर यदि आपको है तो आप क्या कीजिएगा? वहां पर प्रोविजन करेंगे। क्या क्या चीज का प्रोविजन करेंगे? अलार्म लगाने का व्यवस्था कर देंगे कि माइंस का टाइम ऑफिस और आपका जो रिवर है वहां पे यदि एक निश्चित लेवल से ज्यादा वाटर लेवल बढ़ा तो टाइम ऑफिस में अलार्म बजना चालू हो जाए, ठीक है। रिवर गार्ड, वहां पे एक तीनों शिफ्ट में रिवर गार्ड की व्यवस्था करना होगा, और रिवर में डेंजर मार्क और विड्रॉवल लेवल मार्क आपको फिक्स कर देना होगा कि इस लेवल तक पानी बढ़ेगा तो आदमियों को माइन से हटा लेना, वो विड्रॉवल लेवल हो। और डेंजर लेवल जो होता है आपके हाईएस्ट फ्लड लेवल से 1.2 मीटर नीचे रहता है। अभी जब स्टैट्यूटरी प्रोविजंस देखेंगे तो आपको हम बताएंगे डेंजर लेवल कितना पे रखते हैं बेटा। जो आपका HFL है, मान लो मेरा HFL 278 मीटर है, कितना है? 278 मीटर, इसमें से -1.2 मीटर कर दीजिए, और जो भी यहां पे वैल्यू आएगा दैट इज द डेंजर लेवल। क्या आएगा? डेंजर लेवल। ये मैंने आर्बिट्री मान लिया, माना हुआ, ये एक्चुअल का नहीं बता रहा हूं। 278 मीटर मान लो मेरा कहीं का RL है, और वो HFL जो है, HFL का RL है इतना, ठीक है।
तो इस HFL से आप जो आएगा उसको 1.2 मीटर माइनस कर दे, मतलब HFL जो आपका है उससे 1.2 HFL मतलब हाईएस्ट फ्लड लेवल, उस हाईएस्ट फ्लड लेवल से आपको 1.2 मीटर नीचे डेंजर लेवल रखना है। और हाईएस्ट फ्लड लेवल का कॉन्सेप्ट क्लियर है? जब वाटर लेवल बढ़ता है तो हाइट बढ़ेगा पानी का, तो पानी क्या होगा, फैलेगा। क्या होगा, यदि पानी का हाइट बढ़ेगा, पानी ज्यादा हो गया नदी में तो हाइट बढ़ेगा, हाइट बढ़ेगा तो क्या होगा, पानी दोनों किनारों से बाहर के तरफ फैलता है। तो ऊंचाई के साथ वो कितने दूर तक दोनों किनारे में नदी के फैल रहा है उसको हाईएस्ट फ्लड लेवल बोलते हैं। वो हमारे लिए कितना ऊंचा बढ़ रहा है वो बहुत मायने रखता है। ऊंचाई बढ़ गया तो कितने दूर तक दोनों तरफ फैल गया नदी के किनारों में, और उससे क्या हुआ, कई बार नदी किनारे से बाहर जाता है पानी, वही हमारा जो है उससे हम लेते हैं HFL कि कितना पानी ऊंचाई तक जाता है। तो हमारा HFL से जो भी आए आपका, जो भी उस पॉइंट पे HFL आए आपका, उस HFL से आपका डेंजर लेवल 1.2 मीटर नीचे नीचे, मतलब क्या करेंगे, प्रोविजंस ऑफ अलार्म, क्या करेंगे, अलार्म की व्यवस्था करेंगे, प्रोविजंस ऑफ अलार्म। फिर नदी के पास 24 घंटा के लिए, मतलब 8-8 घंटा का शिफ्ट लगाएंगे, लेकिन 24 घंटा जो है रिवर गार्ड रखेंगे। क्या रखेंगे, रिवर गार्ड एंड फिक्सेशन ऑफ, और क्या चीज फिक्स करने के लिए बोला, फिक्सेशन ऑफ डेंजर मार्क, डेंजर लेवल या डेंजर मार्क बोलिए एक ही बात है, एंड विड्रॉवल लेवल, विद ट्रैवल लेवल की इस लेवल तक इस पोल खड़ा कर देंगे। क्या करते हैं हम, एक पोल खड़ा कर देते हैं, उसमें मार्किंग कर देते हैं कि इस लेवल पे पानी गया तो आदमियों को हटाना है। रिवर गार्ड जो है हमारे अटेंडेंस क्लर्क को खबर करेगा, फिर अटेंडेंस क्लर्क जो है माइन में खबर करेगा और आदमी हटा लेंगे। ठीक है, ये हुआ। इसके अलावा एक गजलीटांड कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का, इसमें बहुत सारा बात है गजलीटांड कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। एक महत्वपूर्ण बात गजलीटांड कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का, दो महत्वपूर्ण बात था उसमें से अभी पहले एक बात बोला फिर दूसरा बताएंगे। पहला क्या होता है कि कोई ऐसा माइन है जिससे निकलने का सिर्फ रास्ता जो है साफ्ट ही है। क्या है, माइन से निकलने का एकमात्र रास्ता साफ्ट है, पिट है। ठीक है, वर्टिकल पिट है। वहां पर आपको ऊपर और नीचे करने के लिए, लोअरिंग एंड रेजिंग के लिए क्या चाहिए, केज, केज या स्कीप से आपको ऊपर नीचे करेंगे। और वो केज या स्कीप को चलाने के लिए, वाइंडिंग इंजन को चलाने के लिए आपको पावर चाहिए। पावर या तो आप बिजली से दीजिए या स्टीम से दीजिए। इसलिए क्या बोलता है कि कैप्टिव जनरेटर रखना होगा आपको। यदि उन माइंस में, जिन माइंस में निकलने का रास्ता सिर्फ साफ्ट है, उन माइंस में आपको कैप्टिव जनरेटर रखना होगा। कैप्टिव जनरेटर क्या, तो अपने आपका स्वयं का जनरेटर, कैप्टिव जनरेटर रखना होगा, ताकि विषम परिस्थितियों में भी आप वाइंडर को, वाइंडर मतलब वाइंडिंग इंजन को चला सके। ठीक। और गजलीटांड कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का दूसरा महत्वपूर्ण जो रिकमेंडेशन था कि इंटरमाइन बैरियर मस्ट बी मेंटेन्ड। इंटरमाइन बैरियर जो होता है उसको मेंटेन करना है। रेगुलेशन 121 और 122 में जो स्टैंडर्ड दिया है वो इंटरमाइन बैरियर आपको मेंटेन करके रखना है। रेगुलेशन 121 एनसीएल वाले टाइम पे बताया, 122 भी बताया था एनसीएल के टाइम पे। वो जो वहां पे स्टैंडर्ड दिया, कितना दिया था, आधा पिलर एक माइन वाला छोड़ेगा, बाउंड्री, आपके बाउंड्री तक आपको काम करना नहीं है, आपकी जो बाउंड्री है उससे आधा पिलर दूर ही आपको रुक जाना है। और बगल के माइन वाला भी बाउंड्री से आधा पिलर दूर रुक जाएगा। तो टोटल कितना हो गया बेटा, आधा प्लस आधा, एक पिलर की जो मोटाई होगी उतना आपको पिलर की एक बैरियर की मोटाई रखना होगा। मतलब इंटरमाइन बैरियर जो बना वो आपको मेंटेन करना है। कई बार लोग उसमें भी इंक्रोचमेंट कर देता है, उससे भी कोयला ले लेता है, और ये सब कारण बनते हैं इनंडेशन के। इसके अलावा इसको नहीं लिखा, याद रख लीजिएगा, दो बात बोली। एक तो कैप्टिव जनरेटर वाला, एक कौन सा बात बोला, कैप्टिव
जनरेटर। कैप्टिव जनरेटर कब बोला बेटा? जब माइंस से निकलने का एक ही रास्ता है, माइंस से निकलने का एक ही रास्ता, एक ही उपाय है शाफ्ट, तब आपको कैप्टिव जनरेटर रखना होगा ताकि विषम परिस्थितियों में आप वाइंडर को चला सके। वाइंडर मतलब वाइंडिंग इंजन को चला सके, ठीक है। और दूसरा क्या बोला? इंटरमाइन बैरियर मस्ट बी मेंटेन्ड। इंटरमाइन बैरियर मस्ट बी मेंटेन्ड, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का रिकमेंडेशन था कि कॉलरी मैनेजर, जिसको मैनेजर बोलते हैं या माइन मैनेजर बोलते हैं, मैनेजर मतलब द पर्सन अपॉइंटेड अंडर रेगुलेशन 27 ऑफ द कोल माइंस रेगुलेशन 2017 एंड एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 17 ऑफ द माइंस एक्ट 1952, माइंस एक्ट के सेक्शन 17 और कोल माइंस रेगुलेशन 2017 के रेगुलेशन नंबर 27 के अधीन नियुक्त व्यक्ति को मैनेजर बोलते हैं। तो मैनेजर और अदर सीनियर ऑफिशियल्स को ड्यूरिंग हेवी रेन, जब बहुत ज्यादा तेज बरसात हो रहा है, तब माइन के सरफेस एरिया में जाना है इंस्पेक्शन के पर्पज से, और जो भी आपने प्रोटेक्टिव मेजर्स लिए हैं उनको चेक करना है। तो क्या प्रोटेक्टिव मेजर्स रहता है बेटा? कोल माइन से पढ़िएगा, वाली करेगा प्रोटेक्टिव मेजर्स। क्या प्रोटेक्टिव मेजर्स होता क्या है? कंडीशन ऑफ एम्बैंकमेंट, ठीक है, कहीं टूट फूट तो नहीं हो रहा उसमें, आपका सरफेस ड्रेनेज सिस्टम, उसमें कहीं चोकिंग तो नहीं हो गया है, गॉरलैंड ड्रेन, ठीक है, कहीं आपका पार्टहोल सब्सिडेंस क्रैक से पानी अंदर तो नहीं जा रहा है माइंस में। ये सब है जो हमने किए ऑनसेट ऑफ मानसून, मतलब मानसून आने के पहले, बिफोर ऑनसेट ऑफ मानसून हम क्या किए थे? वो सारी चीज को सीलिंग क्रैक्स, सब्सिडेंस पार्टहोल्स को सील कर दिया था, कोई बोरहोल्स था उसको सील कर दिया था, कोई डिस्यूज पिट था उसको सील कर दिया था, मानसून प्रिपरेशन बताए थे ना। तो वो ठीक ठाक है कि नहीं? कहीं वहां से तो पानी नहीं जा रहा है। इसके लिए यही प्रोटेक्टिव मेजर्स है जो आपका रेगुलेशन बोलता है कि जो प्रोटेक्टिव मेजर्स आपने लिए हैं वो प्रोटेक्टिव मेजर्स ठीक ठाक अवस्था में है या नहीं है। इसके लिए ड्यूरिंग हेवी रेन्स मैनेजर को और अदर सीनियर ऑफिशियल्स को माइन के सरफेस एरिया में इंस्पेक्शन करना चाहिए ताकि लिए गए प्रोटेक्टिव मेजर्स की इफिशियंसी को चेक किया जा सके, ठीक है। ये इतना हुआ आपका डिफरेंट कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के रिकमेंडेशंस। अब आप स्टैट्यूटरी प्रोविजंस में जाइएगा तो वहां पे ये नहीं लिखा है, वहां पे मैनेजर का लिखा है 149 में। हमारे टाइम पे 126 हुआ करता था, अभी मुंह से 126 नहीं कर रहा था। 149 में लिखा है कि मैनेजर जो है प्रोटेक्टिव मेजर्स की 3 महीना में एक बार जांच करेगा। प्रोटेक्टिव मेजर्स या प्रोटेक्टिव वर्क्स जो किए आपने, प्रोटेक्टिव मेजर्स बोलिए, प्रोटेक्टिव वर्क्स बोलिए की बात, और वर्किंग की 3 महीना में एक बार जांच करेगा, हर 14 दिन में। अच्छा, उसको हम 149 में ले रहे, तो वो तो आपको करना ही करना है क्योंकि वो सीएमआर में लिखा है। लेकिन ये जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के डिफरेंट कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के रिकमेंडेशन है, यू हैव टू फॉलो दिस प्रोविजंस आल्सो सो दैट एनी टाइप ऑफ एक्सीडेंट or incident or disaster of inundation may be avoided। तो अब हम देखते हैं स्टैट्यूटरी प्रोविजन, जो दूसरा पॉइंट था मेरा। अब हम देखेंगे स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। स्टैट्यूटरी प्रोविजंस आपके रेगुलेशन 149 और 150 में दिया हुआ है। 150 को हम यहां बहुत छोटा रूप में लेंगे, जिनको डिटेल्ड में चाहिए सीएमआर कि मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के रेगुलेशन 150 को बहुत बढ़िया तरीके से देख लीजिएगा। हम देखेंगे पहले रेगुलेशन 149। 149 क्या है? डेंजर फ्रॉम सरफेस वाटर। रेगुलेशन 149 डेंजर फ्रॉम सरफेस वाटर। इसमें क्या क्या बोला गया बेटा? 149 डेंजर फ्रॉम सरफेस वाटर। पहला बात तो बोलता है, हम आपको कम्युनिकेटिंग पाथ बताए थे कि माइन इंटरेस्ट भी एक कम्युनिकेटिंग पाथ है इनंडेशन के लिए, क्योंकि वहां से भी पानी माइंस के अंदर जा सकता है।
तो आप जो माइन खोल रहे हैं, आपका शाफ्ट है या इंक्लाइन है या एडिट है, वो ऐसी जगह स्थित हो जिससे कि पानी की बाढ़ का खतरा, इनंडेशन का खतरा ना रहे। अब ये कब नहीं रहेगा? जब आपका जो माइन एंट्रेंस है वो HFL से ऊंचे में रहे। तो कितने ऊंचे में रहे? तो आपका रेगुलेशन बोलता है 149, हम लोग के टाइम 126 हुआ करता था कि माइन इंटरेस्ट जो है HFL से 1.5 मीटर ऊंचा होना चाहिए। उस एरिया का जो भी HFL होगा उसका वैल्यू आपके पास रहेगा। उससे 1.5 मीटर ऊंचाई पर आपका माइन इंटरेस्ट रहना चाहिए, ताकि कितना भी पानी आपका अगल बगल एरिया में होगा, लेकिन वो माइन के एंट्री के थ्रू अंदर नहीं जा पाएगा। क्या बोलता? माइन इंट्रेंस शैल बी एटलीस्ट 1.5 मीटर अबोव HFL। यही ना एक बात बोला, माइन इंट्रेंस शैल बी, कितना बोला बेटा? माइन इंट्रेंस कितना ऊंचा रहना चाहिए? शैल बी एटलीस्ट 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। ये आ सकता है आपको ऑब्जेक्टिव में। माइन इंट्रेंस शैल बी एटलीस्ट 1.5 मीटर अबोव हाईएस्ट फ्लड लेवल HFL। एक बात बोलता, छोटा छोटा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात है कि एक वर्ड आता है बेटा, कहीं बीनीथ वर्ड आ गया तो आगे बकाइएगा मत। बीनीथ, BENEATH, बीनीथ, इसको बोलते हैं वर्टिकली बिलो। इसी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? दोनों अंग्रेजी वर्ड है, वर्टिकली बिलो या सीधा नीचे, सीधा नीचे या नीचे, समझिए नहीं यार, ये दोनों का मतलब वर्टिकली बिलो बोलिए, बीनीथ बोलिए, मतलब नीचे। ठीक है, वर्टिकली बिलो बोला या बीनीथ वर्ड आ गया, मतलब एक ही चीज है, अलग अलग चीज नहीं है। तो किसके नीचे? डायरेक्ट नीचे काम नहीं करना है, वर्किंग नहीं करना। वर्किंग नहीं करना मतलब डेवलपमेंट ही नहीं करना है। क्या? डेवलपमेंट ही नहीं करना है। कब? यदि कोई सरफेस वाटर बॉडीज है तो उसके नीचे। सरफेस वाटर बॉडीज क्या होता है बेटा? रिवर, कैनाल, लेक और एनी अदर सरफेस रिजर्वायर। ठीक है, वाटर का कोई भी स्रोत, ठीक है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? सरफेस वाटर बॉडी। तो कोई भी सरफेस वाटर बॉडीज के एकदम सीधे नीचे आपको काम नहीं करना है। एक और कब नहीं करना है? जो भी सरफेस वाटर बॉडीज है उसके दोनों किनारे से 15 मीटर दूर तक। मान लो मेरा ये नदी है, मेरा ऐसा एक नदी बह रहा है, तो इसके नीचे, डायरेक्ट नीचे मुझे काम नहीं करना है। इसके डायरेक्ट नीचे काम नहीं करना है। और नदी का दो छोर होगा ना, एक ये मान लो एक छोर है, एक किनारा है, एक किनारा है, तो इस किनारे से 15 मीटर तक इसका पोजीशन अंडरग्राउंड में लेंगे, तो उसका 15 मीटर इधर भी और 15 मीटर इधर भी। तो जो भी आपका वाटर बॉडीज है उसके 15 मीटर दोनों किनारे से आपको काम नहीं करना है, दो जगह काम नहीं करना है। क्या क्या बोला? नो वर्किंग शैल बी मेड। क्या बोला मैंने? उसी को यहां लिख दे रहा हूं। नो वर्किंग शैल बी मेड, नो वर्किंग शैल बी मेड वर्टिकली बिलो। एक मिनट, इसको नो वर्किंग शैल बी मेड, इसमें दो बात है। वर्टिकली बिलो मतलब बीनीथ, वर्टिकली बिलो एनी सरफेस वाटर, एसएफ लिखा मतलब सरफेस वाटर बॉडीज। किसी भी सरफेस वाटर बॉडीज के वर्टिकली बिलो आपको वर्किंग नहीं करना है। आर कहा नहीं करना है? आर विदिन 15 मीटर फ्रॉम आइदर मतलब दोनों, फ्रॉम आइदर बैंक ऑफ वाटर बॉडीज। समझ आया इतना बात? नो वर्किंग शैल बी मेड हम अलग अलग तोड़ दिए, आपको वहां रेगुलेशन के बुक में कहीं एक साथ होगा। नो वर्किंग शैल बी मेड मतलब वह काम नहीं करना है आपको। कहा नहीं करना है?
वर्टिकली बिलो एनी सरफेस वाटर बॉडीज। आप रेगुलेशन का बुक पढ़िएगा, वहां पे वाटर बॉडीज की जगह लिखा हुआ कैनाल, लेक, रिवर, ठीक है, वही चीज है। आर विदिन 15 मीटर फ्रॉम आइदर बैंक ऑफ वाटर बॉडीज, ठीक है। लेकिन आप काम कर सकते हैं, कब कर सकते हैं? यदि आपको डीजीएमएस ने चीफ इंस्पेक्टर माइंस, रीजनल इंस्पेक्टर माइंस के बाद एकदम सबसे बड़का वाला डीजीएमएस, चीफ इंस्पेक्टर माइंस ने आपको परमिशन दिया है, तो क्या बोलते हैं? एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ, एक्सेप्ट with the permission, except with the permission of CIM, चीफ इंस्पेक्टर माइंस ने यदि आपको परमिशन दिया है तो आप काम कर सकते हैं, बाकी अवस्था में आप काम नहीं कर सकते। तो ये क्या करेंगे? इनसे काहे परमिशन लेने की जरूरत पड़ी, या कहीं पर भी काहे जरूरत पड़ी? यह है डेंजरस चीज। आप नदी, नाला, झील, तालाब के नीचे काम कर रहे हैं, डायरेक्ट काम कर रहे हैं, या उसके बैंक के 15 मीटर के अंदर काम कर रहे, हो सकता है कि सरफेस क्रैक्स हो जाए, सरफेस सब्सिडेंस की स्थिति बन जाए और वहां से डायरेक्ट पानी नीचे चले जाए, इनंडेशन हो सकता है। तब ऐसी परिस्थिति में यदि आपको काम करना है तो डीजीएमएस को क्या बोलेगा कि ठीक है, परमिशन के लिए मेरे पास आइए। तो हमको पूरा डिटेल्ड प्रिकॉशनरी मेजर्स लेके जाना होता है माइन मैनेजमेंट को। माइन मैनेजमेंट मतलब ओनर, एजेंट या मैनेजर, उसमें से खासतौर से मैनेजर पूरा बनाएगा कि हम ये करेंगे, तो वो करेंगे, वो आपसे लिखवा लिया। यदि कुछ होगा तो आप फंसिएगा और अपसेट भी हो जाएगी, क्योंकि आप भी बढ़िया से काम कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, 4-5 को हमें इसमें बताएंगे 149 में। पूरा आपको हम पीएचडी नहीं करवाना है, आपको एग्जाम पास कराना है। एक ये वाला पॉइंट है, ये दोनों पे एक एक ऑब्जेक्टिव बनता है, इन दोनों पे एक ऑब्जेक्टिव बनता है कि आपको ऐसा पूछेगा, वाटर बॉडीज के नीचे काम करना है, बताइए किसका परमिशन लगेगा? खट से बोलना, चीफ इंस्पेक्टर माइंस, और केकरो नाम याद नहीं रखना। 149 और 150 में चीफ इंस्पेक्टर माइंस का परमिशन चाहिए बेटा। किसका चाहिए? चीफ इंस्पेक्टर माइंस का। यह हो गया। ये बोलेगा कि कोई आपको कोई एग्जांपल लिख के दे देगा कि एक नदी है, उसके किनारे से, दोनों किनारे से कितने दूर तक आपको वर्किंग नहीं करना है, तो 15 मीटर दूर तक वर्किंग नहीं करना है। कोई नदी, नाला, झील, तालाब के नीचे काम नहीं करना है। यदि इन जगह में काम करना है तो आपको क्या करना होगा? डीजीएमएस से, चीफ इंस्पेक्टर माइंस से परमिशन लेना होगा। ये परमिशन के लिए आपको एप्लीकेशन देना होगा, उसमें ढेर सारी चीजें बताई रहेगी। ये हो गया। इसके अलावा आपने जो वाटर बॉडीज के नीचे वर्किंग किया, उसको क्या करना है? अंडरग्राउंड में डिमार्केट कर देना है, चिन्हित कर देना। डिमार्केटेड मतलब चिन्हित कर देना है। ऑल वर्किंग मेड बीनीथ द सरफेस वाटर बॉडीज शैल बी डिमार्केटेड बिलो ग्राउंड। उसको अंडरग्राउंड में डिमार्केटेड चिन्हित कर। कैसे चिन्हित करते बेटा? कुछ नहीं करते, जो पिलर रहते हैं ना, वो पिलर के बीचों बीच में एक सफेद पट्टा चूना का हम मार देते, चूना से पुताई कर देते, इतना सा एक पट्टा, जो एक ब्रश का चौड़ाई होता है ना, उतना, ताकि हर आदमी जब उस रीजन में जाएगा तो उसको पता हो जाएगा कि हमारे सर के ऊपर पृथ्वी पर क्या है, कोई वाटर बॉडीज है। क्या बोला मैं? ऑल वर्किंग मेड बीनीथ द सरफेस वाटर बॉडीज शैल बी डिमार्केटेड बिलो ग्राउंड। काहे के लिए? टू इंडिकेट। काहे के लिए? वो नहीं लिखा रहता, मैं वो हम एक्सप्लेनेशन बता रहा हूं। काहे के लिखते हैं? टू इंडिकेट दैट द डेंजर फ्रॉम सरफेस ऑफ वाटर इज एग्जिस्टेड ऑन द हेड। मेरे सिर के ऊपर है, मैं अंडरग्राउंड में खड़ा हूं, यहां मैं अंडरग्राउंड में खड़ा हूं, और यदि मैं पट्टा देख लेता हूं, व्हाइट पट्टा देख लिया, सफेद वाला पट्टा देख लिया पिलर पे, तो मेरे दिल और दिमाग में ये बात आना चाहिए कि मेरे सर के ऊपर पृथ्वी पर क्या खड़ा है? खतरा खड़ा है पानी का। ठीक है, इसके लिए करते डिमोक्रेटेड। एक हो गया। दूसरा एक और चीज है इसमें, ये हो गया, ये वाला बात को हम यहां नहीं लिखे, दिमाग में घुसा लीजिए। उसके बाद डेंजर लेवल फिक्स करना है आपको। उन माइंस में, जिन माइंस में बाढ़ का, इनंडेशन का, सरफेस वाटर बॉडीज से खतरा है, इनंडेशन का खतरा है, बाढ़ आने का, पानी घुस जाने का खतरा है, उन माइंस में डेंजर लेवल फिक्स करना है। क्या फिक्स करना है? डेंजर लेवल।
आपका जो भी सरफेस वाटर बॉडीज है वहां पर आपको डेंजर लेवल फिक्स करना है। और वो डेंजर लेवल जो रहेगा इसको याद रखिएगा बेटा, ये इस बार आने वाला है एमसीएल में और इसके बाद डब्ल्यूसीएलओ में आएगा। क्या बोल रहे हैं हम? डेंजर लेवल। डेंजर लेवल कितना रहेगा आपका? जो हाईएस्ट फ्लड लेवल से 1.2 मीटर नीचे रहेगा। डेंजर लेवल इज एटलीस्ट 1.2 मीटर बिलो द HFL। डेंजर लेवल इज 1.2 मीटर बिलो द HFL। डेंजर लेवल या डेंजर मार्क बोलिए एक ही बात है, वो HFL से 1.2 मीटर नीचे रहेगा और माइन इंटेंस में 1.5 मीटर है, नहीं तो दोनों में कंफ्यूजन मत जाइएगा। ये हो गया। और वो अबो HFL है माइन इंटेंस वाला। इतना क्लियर हुआ यहां तक आगे। अब आता है प्रोटेक्टिव मेजर्स का। अब क्या आता है? प्रोटेक्टिव मेजर्स का एग्जामिनेशन वाला। क्या चीज आता है बेटा? एग्जामिनेशन वाला। हम जो पार्ट 62 63 भेजे थे ना, वहां पे बताए थे कि 149 के तहत कौन आपका कॉम्पिटेंट पर्सन होगा। इसलिए 62 63 देखिएगा, यहां नहीं बताएंगे। ठीक है। यहां क्या बोलता है एग्जामिनेशन में कि ए कॉम्पिटेंट पर्सन सेल एग्जामिन मतलब एग्जामिनेशन करेगा, जांच पड़ताल करेगा। ए कॉम्पिटेंट पर्सन सेल एग्जामिन एवरी प्रोटेक्टिव मेजर्स फॉर देयर स्टेबिलिटी। तो हम प्रोटेक्टिव मेजर्स पहले बता दिए, अब यहां बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अरे तो रेगुलेशन पढ़ता तो बुझाई को नहीं करता क्या प्रोटेक्टिव मेजर्स है बोले, क्योंकि आप समझ आ गया प्रोटेक्टिव मेजर्स क्या होता। सर बताए थे कि एम्बैंकमेंट, सरफेस ड्रेनेज सिस्टम, गार्लैंड और वो जो आपका पार्टहोल्स, क्रैक, सब्सिडेंस, बोरहोल्स, आपका डिस्यूज पिट, उनको फिल कर देना है। वो फिल है कि नहीं है, और ये बाकी एम्बैंकमेंट की स्थिति ठीक है कि नहीं, सरफेस ड्रेनेज क्लियर है कि नहीं, क्लीन है कि नहीं, गवर्नमेंट ड्रेन ठीक ठाक है कि नहीं। यही सब क्या है? ये प्रोटेक्टिव मेजर्स है। तो ये प्रोटेक्टिव मेजर्स की स्टेबिलिटी को जांचने के लिए एक कॉम्पिटेंट पर्सन जांच करेगा। कितने दिन में करेगा? वो यहां पर दो बात है। कितनी बात है बेटा? दो बात है। बरसात के दिन में, बारिश के दिनों में, वर्षा के दिनों में कितने दिन में करेगा? 14 दिन में एक बार करेगा, 1 for 14 डेज। ठीक है। और बाकी साल के बाकी दिनों में 30 दिन में एक बार करेगा। काय की जांच करेगा ये 30 दिन में एक बार और 14 दिन में एक बार? वो जो प्रोटेक्टिव मेजर्स आपने ले रखे हैं बाढ़ के खतरा से बचने के लिए, उनके स्टेबिलिटी को जानने के लिए बरसात के दिनों में 14 दिन में एक बार और साल के बाकी दिनों में 30 दिन में एक बार एक कॉम्पिटेंट पर्सन जांच करेगा। अंग्रेजी में बोल देता हूं, बाबू लोग जो उड़ीसा से है, बंगाल से, उनको भी ना बुझाना चाहिए। A competent person shall examine every protective measures for their stability once at least in every 14 days, 1 for 14 days during rainy season and once at least in every 30 days during other periods of the year. And that competent person shall record the result of his examination in Bond-Pax book, and the manager shall countersign and dated the records. और वो मैनेजर साहब जो है क्या करेंगे? जो ओवरमैन साहब ने, हम बताए थे 149 में ओवरमैन रहता है, 149 में ओवरमैन साहब ने जो प्रोटेक्टिव मेजर्स की जांच की उसको खाता में लिखा, बॉन्ड-पैक्स बुक में लिखा, उस पर मैनेजर साहब काउंटर सिग्नेचर करेंगे डेट दे करके। ठीक है। और 150 के सबमिशन 9 में भी काउंटर सिग्नेचर करेंगे मैनेजर साहब। ठीक है। लेकिन वहां पर डे साइन करना है, पर डे काउंटर सिग्नेचर करना है। इसमें पर डे नहीं लिखना है, पर डे नहीं करना है। यह सब क्या बोला? काउंटर सिग्नेचर बाय मैनेजर विद डेट। ठीक है, ये लिखा है। अब इसके बाद मैनेजर का ड्यूटी क्या है वो भी दिया यहां पे। वहां तो अलग दिया था आपके सर्कुलर में, उसको भी फॉलो करना है, लेकिन इसको फॉलो करना है। यहां क्या बोलता? हर 3 महीना में, मतलब क्वार्टर वर्ड आया होगा, तिमाही। क्वार्टर मतलब 3 महीने का समय को क्वार्टर बोलते हैं। हर 3 महीना में एक बार मैनेजर खुद
लिए गए प्रोटेक्टिव मेजर्स की जांच करेंगे। ये भी पूछ सकता है बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रेगुलेशन है, एकदम तैयार होकर के जाइएगा। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं रेगुलेशन 150 पर। ठीक है, अब रेगुलेशन 150 डेंजर फ्रॉम अंडरग्राउंड इनंडेशन। ठीक है, रेगुलेशन 150, इसमें भी हम आपको विद्वान नहीं बनाएंगे, जो जरूरत का चीज है वो बताएंगे। पहला बात आपको देखना है, वर्किंग विद इन 60 मीटर ऑफ वाटर लॉक्ड वर्किंग। वर्किंग इसके बारे में बताएंगे, 3 गो बातें बताएंगे। वर्किंग विद इन 60 मीटर ऑफ वाटर लॉक्ड वर्किंग, वाटर लॉक्ड वर्किंग्स। ठीक है, पानी भरी हुई जगह के 60 मीटर के अंदर आपको वर्किंग करना है, तो उसके लिए क्या स्टैट्यूटरी प्रोविजंस है। ठीक है, हम लोग के टाइम पे अलग था बेटा, अभी बदल गया है। अभी वाला डाटा याद रखिएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ाएगा मामला। आपको पानी भरी हुई जो वाटर लॉक्ड वर्किंग मतलब पानी भरी हुई जगह के 60 मीटर के अंदर वर्किंग करना है, तो आपको परमिशन लेना होगा CIM से। किससे परमिशन की जरूरत रहेगी बेटा? CIM से, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइन से परमिशन लेना होगा। और इन परमिशन के लिए हमको एप्लीकेशन देना होगा, उसमें बहुत सारा चीज बताया जाता, वो हो गया। ठीक है, दूसरा जो बात है, दूसरा बात कि एबनॉर्मल सीपेज ऑफ वाटर यदि आया, एबनॉर्मल सीपेज ऑफ वाटर, ठीक है, एबनॉर्मल सीपेज ऑफ वाटर, तब क्या करेंगे? कहीं पर जो नॉर्मल टू द सिम नहीं है, मतलब जितना सिम में पानी टपकता था उससे ज्यादा पानी कहीं टपक रहा है, या कहीं से पानी रिसाव हो रहा है, वो क्या हो गया? एबनॉर्मल मतलब असामान्य पानी का रिसाव कहीं पर आपको नोटिस होता है, नजर आता है, तो वहां 3 काम करना है आपको। कितने काम करना है बेटा? 3। ऑब्जेक्टिव के लिए एकदम याद रखिए, 60 मीटर पानी भरे उस जगह के 60 मीटर के अंदर वर्किंग करना है, तो परमिशन किससे लेना होगा? CIM से। अदरवाइज आप वहां पानी भरे हुए जगह के 60 मीटर के अंदर आप काम नहीं कर सकते जब तक कि आपने CIM से परमिशन नहीं लिया, चीफ मिनिस्टर ऑफ माइंस से परमिशन नहीं लिया। यदि एबनॉर्मल सीपेज ऑफ वाटर कहीं पर भी आपको नोटिस होता है, तो सबसे पहले वर्किंग को रोक देना है। इमीडिएटली स्टॉप द वर्किंग, और वर्किंग शैल बी स्टॉप फॉरथविथ। ठीक है, तत्काल एकदम क्या करना? इमीडिएटली वर्किंग को स्टॉप कर देना, पहला काम। यदि एबनॉर्मल सीपेज ऑफ वाटर है तो पहली बात तो वर्किंग रोक देना, पहला काम करना। दूसरा क्या काम करना है? इंफॉर्मेशन शैल बी सेंड टू RIM एंड CIM, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस और चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को आपको खबर करना है फॉरथविथ, तत्काल। ठीक है, तीसरा काम क्या करना है कि अब पुनः उस जगह पर काम तभी आप चालू कीजिएगा, रिजम्पशन ऑफ वर्क। रिजम्पशन ऑफ वर्क मतलब पुनः फिर से काम वहां तभी चालू कीजिएगा जब आपको चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस का परमिशन मिला हो। इसमें कितनी बात बताए बेटा? एबनॉर्मल सीपेज ऑफ वाटर कहीं आपको नोटिस हुआ तो काम रोक देना है, वर्किंग को रोक देना है, खबर जो है रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस और चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को देना है, और फिर से वहां काम तभी चालू करना है जब आपको CIM का परमिशन मिल गया। ठीक है, तो परमिशन मिल गया, चाहे ये वाला केस हो, वर्किंग विद इन 60 मीटर ऑफ वाटर लॉक्ड वर्किंग्स आर वर्किंग इन केस ऑफ एबनॉर्मल सीपेज ऑफ वाटर, आपको ऐसा ही नहीं परमिशन मिल जाएगा। उसके लिए आपको यू हैव टू फॉलो द सिस्टम ऑफ बोरहोल्स। बोरहोल काहे करते? हम ये पता करने के लिए करते हैं कि कहीं मेरे आगे पानी तो नहीं है। पानी आने के पहले क्या करना है? आपको रुक जाना है। ठीक है, अरे तो एक पूछा था हमसे कि सर पानी के अंदर कैसे बोरहोल मारेंगे? अरे बचवा, पानी के अंदर बोरहोल नहीं मारेंगे, पानी यदि आ गया ना तो तुम बचबो नहीं करेगा, भूल जाएगा मानी सर और मनी। ठीक है, तो वो पानी आपके वर्किंग में ना आ जाए वही ना पता करने के लिए बोरहोल आप मार रहे हैं। यदि जैसे आपको पानी पता चलता है, आप बल्कहेड डोर बनाते हैं और जो आप बोरहोल करते हैं उसके लिए बल्ब साइड बोरिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं, जो वाटर को मिलने पे टैप कर देता है, आपको पानी आने नहीं देगा। ठीक है, आपको बता देगा कि पानी आ गया,
लेकिन आने नहीं देगा। और आप क्या कीजिएगा, वहां से सब आदमी को लेकर के उड़ जाइएगा फुर, ठीक है, सब बच गए। और फिर उसके बाद कुछ आपका स्पेशल जो टीम होगा, रेस्क्यू टीम या दूसरा टीम, वो जा करके कंडीशन को असेस करेगा, फिर आगे काम होगा इसके लिए, ठीक है। तो अब तीसरा रहता है सिस्टम ऑफ बोरहोल। तीसरा चीज क्या दिया है रेगुलेशन में, सिस्टम ऑफ BHS लिखा मतलब बोर होल्स। और यहां पर हाइट एंड विड्थ ऑफ गैलरी कितना रहेगा, हाइट एंड विड्थ ऑफ गैलरी, ये भी पूछेगा बेटा। और हमको ढेर सारा गैलरी नहीं चलाना था, कुछ लिमिटेड हेडिंग्स चलाना रहेगा। जब हम 60 मीटर वाले वर्किंग की तरफ जा रहे हैं, हमको जहां तक जाना था वहां तक चले गए कुछ लिमिटेड हेडिंग लेकर के, और वहां तक पानी नहीं मिला, तो फिर हमारा नॉर्मल जितने और भी हेडिंग चलाना था वो चला के वहां तक चले जाएंगे, और वहां पे फिर आपको क्या हो जाएगा, सेफ्टी मिल जाएगा। तो यदि हम 60 मीटर पानी भरे हुई जगह के 60 मीटर के अंदर वर्किंग कर रहे हैं, या एबनॉर्मल सीपेज वाली जगह में काम कर रहे हैं, तब हाइट एंड विड्थ ऑफ गैलरी कितना रहेगा, 2.4 मीटर बाय 2.4 मीटर, मतलब 2.4 मीटर हाइट भी रहेगा, 2.4 मीटर विड्थ भी रहेगा गैलरी का। क्लियर हुआ, ये आएगा बेटा, एकदम आएगा, फर्स्ट क्लासों में आता है ये, कि पानी भरी जगह के 60 मीटर के अंदर आपको वर्किंग करना है, तो गैलरी की ऊंचाई कितनी रहेगी, बोले 2.4 मीटर। चौड़ाई कितनी रहेगी, 2.4 मीटर। कभी ये एक के दो में से एक के चीज पूछेगा, कोई पूछ लेगा हाइट एंड विड्थ कितना रहेगा, ठीक है, लेकिन मेरे जैसा रहेगा तो पूछेगा विड्थ कितना रहेगा सिर्फ, या कोई पूछेगा डायमेंशन ऑफ गैलरी, डायमेंशन मतलब लंबाई गुनी चौड़ाई, यही ना बात हुआ, 2.4 मीटर बाय 2.4 मीटर, मतलब ये साइज रहेगा। फिर जो हेडिंग आप चला रहे हैं, आप क्या चला रहे हैं, ये हेडिंग चला रहे हैं आप, तो इस हेडिंग के सेंटर में कम से कम एक बोरहोल लगाइएगा। एक यहां क्या कीजिएगा, एक बोरहोल लगाइएगा, फेस के सेंटर में एक बोरहोल लगाइएगा। मैं बहुत बढ़िया फिगर बना के बताया हूं, कहां पर, मेरा 150 रेगुलेशन जहां मैं समझाया हूं वहां देखिएगा, एक बोरहोल लगाइए, जैसा लाइन दिखाए क्या है, बोरहोल है। और ये कम से कम कितना फेस से आगे रहेगा, एटलीस्ट 3 मीटर आगे रहेगा, कम से कम 3 मीटर फेस से हमेशा आगे रहेगा। तो अब एक पूछ रहा था हमको फोन करके, सर तो बोरहोल कितना मारूंगा, अरे बोला बचुआ, एक बार ब्लास्टिंग करते तो 1 मीटर फेस बढ़ता है, 3 मीटर हमेशा आगे रखना, तो आपको 3 मीटर ज्यादा ना मारना होगा, ताकि 3 मीटर हमेशा बना रहे। 3 मीटर बोरहोल आपका एडवांस हमेशा बना रहे सेंटर में। उसके बाद दोनों साइड में सफिशियंट नंबर ऑफ प्लेइंग बोरहोल्स मारना है। क्या करना है, सफिशियंट नंबर ऑफ प्लेइंग बोरहोल्स में, अरे तिरछा बोरहोल, ये मान लो ये मेरा साइड है, इसमें ऐसा मार रहा, ऊपर मार रहा, नीचे मार रहा, ठीक है, फ्लोर में भी मार के देखना, पानी आगे मिलेगा ऐसा कहां लिखा है, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, सामने भी हो सकता है। इसीलिए आपको क्या करना है, बोरहोल पूरा गैलरी में मारना है। लेकिन क्या यहां एक मारा है, क्या नहीं, 2 बोरहोल जो मार रहे हैं उनके बीच का इंटरवल 5 मीटर रखना है। ये भी पूछता बेटा, जो प्लेइंग बोरहोल्स है उनके बीच का इंटरवल कितना रहेगा, 5 मीटर। लंबाई नहीं बोल रहा हूं, इंटरवल। एक बोरहोल मैंने यहां मारा, एक बोरहोल यहां मारूंगा, दोनों के बीच का इंटरवल कितना हो गया, 5 मीटर। और ये फिर, लेकिन चाहे वो सीधे में 3 मीटर हो, चाहे इधर हो, आपको वो अलग चीज है। मतलब आपको ये सेंटर वाला जो बोरहोल है वो हमेशा 3 मीटर आगे रहना चाहिए, फेस से आगे रहना चाहिए, ठीक है। और सफिशिएंट प्लेइंग बोरहोल्स मार देंगे 5-5 मीटर के इंटरवल पे। उनका डिग्री दिया 45 डिग्री और 23.5 डिग्री, ठीक है, वहां देख लीजिएगा। ये करेंगे। और ये जो प्रिकॉशंस हम ले रहे हैं कि हाइट एंड विड्थ कितना रहेगा, बोरहोल लगाना है, ये जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है वो किसके देखभाल में, किसके सुपरविजन में होगा। ऑल दीज प्रिकॉशन shall be carried out under the direct supervision of ओवरमैन और मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर पर्सन। ये जो हम प्रिकॉशंस ले रहे हैं, ये प्रिकॉशंस ओवरमैन या मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर व्यक्ति के सुपरविजन में ही ली जाएगी बोरहोल लगाने की। और हाइट एंड विड्थ वाला कितना हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये सारा वर्क को सुपरवाइज करने के लिए हम ओवरमैन या कोई
असिस्टेंट मैनेजर को रखेंगे, ये बोल रहा हूं। ठीक है, और ये जो हमने सब काम किया अभी तक, बोरहोल लगाने वाला, कहां कहां लगाया, कितना कितना ये बोरहोल का लंबाई था, क्या हाइट एंड विड्थ गैलरी का था, इसका एक रिपोर्ट लिखा जाएगा। उस रिपोर्ट पे लिखने वाला अपना सिग्नेचर करेगा और मैनेजर साहब पर डे उस पे काउंटर सिग्नेचर करेंगे। ठीक है, मैनेजर साहब पर डे उस खाता पे काउंटर सिग्नेचर करेंगे। और ये जो जितना भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हम बताए, इनको बताने वाला एक प्लान और सेक्शन तैयार किया जाएगा और उसको 15 दिन तक अपडेट रहना चाहिए। हर पिछले 15 दिन तक क्या रहना चाहिए, वो अपडेट रहना चाहिए। इसके ऊपर भी पूछेगा, ए प्लान एंड सेक्शन शोविंग द अबव पर्टिकुलर्स शैल बी प्रिपेयर्ड एंड मेंटेन्ड एंड अपडेटेड एट लीस्ट 15 days बिफोर। 15 दिन पीछे तक का अपडेट प्लान आपके पास रहना चाहिए। ये इतना चीज आप पढ़ लीजिए तो आपका क्या चीज कवर हो गया, वर्किंग नियर वाटर बॉडीज, वर्किंग नियर वाटर बॉडीज। और ये जो हम बताए, इसमें से कम 5 गो न्यूमेरिकल कहीं ना कहीं पूछा जाएगा, कोई ना कोई साल में, कोई ना कोई सब्सिडीज में, किसी भी तरीके से पूछा जाएगा, गवर्नमेंट ड्रेन एम्बैंकमेंट या ये जो कुछ डाटा बताए, तो इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। इसके बाद हम देखेंगे वर्किंग इन अनकंसोलिडेटेड मॉस।